क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, अगला टॉपिक हम लोग क्या कर रहे थे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? या मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये अगला टॉपिक है। मैं लिखता हूँ इसको, क्या दे रखा है ये? कंजर्वेशन ऑफ momentum and motion of center of mass of n particle system। ठीक है, n पार्टिकल सिस्टम। क्या मतलब वो इसका कि एक बॉडी है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और वो सारे पार्टिकल्स मिलकर वो बॉडी को बनाए हैं। तो उसके जो अलग अलग बॉडी का तो मोशन, अलग अलग पार्टिकल का तो मोशन होता ही है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि एक बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, और जो सेंटर ऑफ मास होता है वहाँ पे पूरे बॉडी का कंसंट्रेशन होता है, यानी होल बॉडी आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो उस सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो, और उसका जो मोमेंटम है वो कैसे रिलेट करता है। ठीक है ना? कैसे वो रिलेट करता, हम लोग कर रहे हैं उसको कि मान लेते एक बॉडी है, वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। n नंबर पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, 2 4 10 20 50 लाख, 2 लाख, 10 लाख हो सकते हैं। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मिलके बना हुआ है। अब अगर उस बॉडी पे हर एक एक पार्टिकल का मोशन देखा जाए, तो वो जो उनका मोमेंटम होगा, हर एक पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा, एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसके मास से मल्टीप्लाई कर मोमेंटम होगा। तो जितने भी पार्टिकल है उन सब का जो मोमेंटम प्लस करेंगे तो पूरे बॉडी के मोमेंटम के बराबर होगा। लेकिन जिस वक्त पूरे बॉडी का मोमेंटम हम लोग ले रहे होंगे तो पूरे बॉडी का मास कितना है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है। सेंटर ऑफ मास जो एक पॉइंट होता है, एक पोजीशन होता है, जो बॉडी के अंदर भी होता है, बाहर भी हो सकता है। तो उसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो, और उस पूरे बॉडी के मास का जो वेलोसिटी है वो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जितना मोमेंटम आएगा वो हर एक पार्टिकल के मोमेंटम के सम के बराबर होगा।
ठीक है, यानी 10 पार्टिकल है तो सारे 10 पार्टिकल का मोमेंटम निकालिए। ठीक है, सभी 10 पार्टिकल के मोमेंटम निकालिए और उन सबको प्लस करिए, तो जितना टोटल मोमेंटम होगा वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पूरे बॉडी का जो मोमेंटम निकालेंगे उसके बराबर होगा। ठीक है, अब हम उसको वेरीफाई करने जा रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व रहता है, उसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो ये हम अगला ये तो हेडिंग डला हुआ है और इसी को हम लोग प्रूव करने जा रहे थे, यानी कि एक प्रूव करके दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब क्या बताएं कि यहाँ पे एक हम लोग बॉडी ले लेते हैं, इस तरह से एक बॉडी ले लेते हैं और इसमें जो है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सबका अपना अपना मास है, अपना अपना, अगर बॉडी मूव कर रहा है, पूरी बॉडी मूव करते, इसके पार्टिकल के भी मोशन होंगे, इन सब के अपने अपने वेलोसिटी होंगे। तो यहाँ पे क्या बताया कि लेट देयर इज एन पार्टिकल इन अ बॉडी ऑफ masses m1 m2 m3 dot 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 and the force acting on each particles are f1 f2 f3 dot 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 and the acceleration of each particle are a1 a2 a3 dot dot dot। ठीक है, ये दे रखा हमारा। अब बताया क्या क्या, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी इस बॉडी पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे। इस बॉडी के अंदर दो तरह के फोर्स होते हैं, एक तो वो आपस में जो इंटरैक्ट करते हैं, जैसे ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंटरैक्शन। जैसे हमने बताया कि इसको कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नाम सुना होगा, यानी एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। ठीक है, दुनिया के हर चीज़ एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल को खींच रहा होगा और वो इसको खींच रहा होगा, यानी ए, अगर मान लो दो पार्टिकल, एक ए है एक बी है, अगर ए बी को खींच रहा होगा तो बी भी ए को खींच रहा होगा, तो ये एक म्यूचुअल इंटरैक्शन है। तो ये एक तरह का फोर्स होता है जो म्यूचुअल इंटरैक्शन होता है, और एक जो एक्सटर्नल फोर्स बाहर से पूरे बॉडी पे लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताए, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगे तो टोटल फोर्स, जो भी फोर्स है वो सब जीरो हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या बताया कि m1 पे एक फोर्स लगता है f1, m2 पे एक फोर्स लगता है f2, m3 पे फोर्स लगता है f3, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा था a1 a2 a3, इस तरह से हो रहा था। लेकिन अब तो टोटल फोर्स बाहर का, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हम लोग टोटल फोर्स कितना आएगा ये यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है ना, ऊपर से ये हेडिंग मिटा रहे हैं, f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट डॉट, ये टोटल जीरो है हमारा। ठीक है ना, टोटल फोर्स जो है ना जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m1 a1 m2 a2 m3 a3, और ये डॉट डॉट चलता रहेगा पूरे n पार्टिकल तक, ये जीरो है। ये जो एक्सेलरेशन होता है
ये डी अपॉन डी टी ऑफ v1 वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन होता है। ये समझ में बात आई है। एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। ये पहले हम लोगों ने किया है, तो हम इसको डिफरेंशिएटेड फॉर्म में लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है। इस तरह से हमने लिख लिया m1 डी अपॉन डी टी वी वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन a1 के बराबर होगा। m2 a2 को डी अपॉन डी टी वी टू को अगर टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन a2 आ जाएगा। ऐसे ही a3 जो है ना v3 डी अपॉन डी टी से डिफरेंशिएट कर दिया, इस तरह से ये आ गया। कितनी बात समझ में आई। डी अपॉन डी टी को कॉमन ले लेते हैं, डी अपॉन डी टी को कॉमन ले लेंगे तो ये m1 v1 यहाँ से बच जाएगा, ये m2 v2 बच जाएगा, m3 v3 बच जाएगा। बाकी ऐसे ही सब में से कॉमन ले लेंगे, ये हमारे 0 के बराबर आ जाएगा। इतनी बात समझे, ठीक। अब ये चीज हम लोगों ने किया था कि जब भी कभी किसी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 हो जाता है। ये एक हमारा डिफरेंशिएशन में रूल है कि किसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 आ जाता है ना। ये जैसे कि मान लो अगर हम लोग 100 को डिफरेंशिएट करें डी अपॉन डी टी तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट टर्म को तो वो 0 हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है, जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और 0 आ जाता है तो वो जो चीज़ है वो कांस्टेंट है। कितनी बात समझ में आई। अब हम लोग इसको डी अपॉन डी टी कर रहे हैं, इस पूरे टर्म को डी अपॉन डी टी कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम से, तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पूरा टर्म है ये पूरा कांस्टेंट है। कितनी बात सुनी। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि m1 v1 प्लस m2 v2 m3 v3 और ये डॉट 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 डॉट, ये जो है ना 0 के बराबर है, ये कांस्टेंट हो गया, ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। कुछ बात सुन में, यानी ये जितने भी है इन सब को जिनको डिफरेंशिएट करने के बाद 0 आ रहा है, ये जो भी चीजें हैं ये सब कांस्टेंट है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि m1 v1 m2 v2 m3 v3 ये तो मोमेंटम है, और ये जितने भी पार्टिकल्स के मोमेंटम है इन सब को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जितना पहले मोमेंटम होता है बाद में भी उतना ही मोमेंटम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट मोमेंटम उतना ही रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे क्या समझ में आया कि मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है। ये m1 v1 ये मोमेंटम कहलाता है, m2 v2 m3 v3। तो क्या समझ में आया कि यहाँ जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। यहाँ पे मोमेंटम के अगर टर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग p1 p2 p3 ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा, और ये जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है ये टोटल पी कहलाएगा। ये यानी हर एक पार्टिकल का जो मोमेंटम है, एक एन पार्टिकल का सिस्टम है, तो हर पार्टिकल का जो मोमेंटम है अगर सबको हम लोग प्लस कर दें तो ये टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। कितनी बात समझ में आई। टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है ये जैसे सभी पार्टिकल का जो मोमेंटम है, जितना भी पार्टिकल है सबके मोमेंटम को जब प्लस करेंगे तो पूरे बॉडी के मोमेंटम के बराबर होता है। तो क्या बताया, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स acts on the body, the total momentum of the body is equal to
सम ऑफ momentum of each particle, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो known as conservation of linear momentum, इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे का मैं लिखता हूं, बताता हूं। यहाँ पे एक चीज और था, हम लोगों ने पहले किया था कि जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक पार्टिकल ले लिया, इसका मास m1 है, पोजीशन r1 है, ये ओरिजिन से पोजीशन इसका r1 है। फिर ऐसे ही यहाँ पे मास ले लिया, m2 है, r2 इसका पोजीशन है, ये m3 है, r3 इसका पोजीशन है। ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। और इस पूरे बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास भी है, इस पूरे बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है cm, तो इस cm का पोजीशन जो है ना rcm कहलाता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये rcm कहलाता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इस पूरे बॉडी का जो मास है कैपिटल M ले लेते हैं, ये पूरे बॉडी का मास, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पोजीशन वेक्टर m1 r1, m2 r2, m3 r3 डॉट ये mn rn इज इक्वल टू कैपिटल M r cm, ठीक है ना, ये इसके बराबर होगा। मास इनटू पोजीशन, पॉइंट, इस m1 का जो मास है उसका पोजीशन है, ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है पोजीशन कहलाता है। मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जितने भी मास है, पार्टिकल के मास है, उनका मास इनटू पोजीशन वेक्टर करेंगे और सम करेंगे, तो ये टोटल मास ऑफ द बॉडी यानी कैपिटल M और इसके सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है r, सेंटर ऑफ, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके बराबर होगा ये, ठीक है। अगर हम लोग इसको इधर ले लेते हैं, rcm हम लोग यहां लिख देते हैं, ठीक है, rcm इधर लिख देते हैं और ये कैपिटल M को नीचे ला लेते हैं, तो 1/m m1 r1 m2 r2 m3 r3, ये ऐसे ही चलता रहेगा, mn rn के बराबर आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते टाइम से, तो d/dt rcm इज इक्वल टू 1/m और d/dt इस पूरे को कर देते हैं हम लोग m1 r1 m2 r2 m3 r3, ये ऐसे ही चलता रहेगा, mn rn, इस तरह से ही चलेगा ये इसको हम लोग इससे इसको अंदर को मल्टीप्लाई कर देते, तो 1/m और ये जगह m1 d/dt r1, फिर m2 d/dt r2, फिर m3 d/dt r3, ये ऐसे ही चलता रहेगा, mn d/dt rn, ठीक है। ये यहाँ तक हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। ये जो है d/dt करेंगे तो डिस्टेंस को, पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो x को टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं d/dt से, तो ये वेलोसिटी हो जाता है। डिस्टेंस को हम लोग टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी हो जाता है। तो ये जो होगा हमारा
जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये डी अपॉन डी टी करेंगे पोजीशन का, इसका इस वाले पोजीशन का, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 अपॉन एम, m1 v1 m2 v2 m3 v3, ये ऐसे ही चलेगा mn vn, ठीक है ना। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकल के आ जाता है ये, ठीक है। तो ये एक रिलेशन निकल के आ जाता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है इस तरह से रिलेट करता है, ठीक है। 1 by टोटल मास इज इक्वल इनटू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, ठीक है। इसके एक स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, इसे नोट कर लीजिए यहां तक। तो मैं इसका एक स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पे, इसको जो चाहे तो हम लोग नेक्स्ट और दूसरे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये m को इधर ला लेते हैं, m c m v c m इज इक्वल टू, ये m1 v1 p1 लिख देते हैं, m2 v2 p2 लिख देते हैं, m3 v3 p3 लिख देते हैं, ऐसे ये चलते चलते pn, ठीक है। और ये हमारा मास इनटू वेलोसिटी, ये भी मोमेंटम कहलाएगा। तो टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इच पार्टिकल, ठीक है ना। ये इस तरह से pn। तो ये क्या दे रखा है, टोटल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इच पार्टिकल ऑफ द बॉडी। तो इसको मैं लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये मैं इसको लिख देता हूं, क्या बताया, तो टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ each particle is equal to momentum of the body, ठीक है। this is also called conservation of linear momentum, conservation of linear momentum, ठीक है। क्या समझ में आए, बेसिकली हम लोग थ्योरी है, एक कंसेप्ट है कि जब n पार्टिकल सिस्टम होता है तो पूरे बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो हर एक पार्टिकल के मोमेंटम के सम के बराबर होगा। और जो पूरे बॉडी का हम लोग मोमेंटम लेंगे तो मास तो पूरे बॉडी का होगा, लेकिन जो वेलोसिटी होगा वो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे जो है ना एक सिग्निफिकेंस जो है ना सेंटर ऑफ मास का है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेशन है, ठीक। और उसी को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे मोमेंटम से रिलेट करके। यहाँ पे एक टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है हमारा, क्या चीज कि एक पोजीशन वेक्टर, दूसरा सेंटर ऑफ मास, एन पार्टिकल सिस्टम, ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सीखा हम लोगों ने कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। और अब इसी के बेस पे 2-3 सवाल करेंगे, देखेंगे कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम, 4 पार्टिकल सिस्टम होता है, तो कैसे निकालेंगे। तो 1-2 सवाल कर लेते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं आगे जो है ना 1-2 सवाल लिखता हूँ ताकि इस कंसेप्ट को क्लियर कर ले, ठीक है। मिटा दे इसे। ये एक क्वेश्चन हमने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ।
फिर करके बताता हूँ क्या है। 2 particles of 100 gram and 300 gram at a given time have position 2i cap plus 5j cap plus 13k cap meter and minus 6i cap plus 4j cap minus 2k cap meter respectively, and velocities 10i cap minus 7j cap minus 3k cap and 7i cap minus 9j cap plus 6k cap meter per second respectively. Determine the instantaneous position and velocity of center of mass. सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है एंड वेलोसिटी बताना है, उसका पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ फिर समझाता हूँ इसको। ठीक है, क्या बताए, ये हमारा एक हमारा ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक 2 पॉइंट सिस्टम है, 2 पार्टिकल सिस्टम है। ये M1 है 100 ग्राम का है ये, और ये M2 है ये 300 ग्राम का है, ये 300 ग्राम का है ये। ठीक, यहाँ से जो इसका जो पोजीशन दे रखा है और इसका जो पोजीशन दे रखा है वो हमें दे रखा है यहाँ पे, ये पहले वाले का दे रखा है 2i cap प्लस 5j cap प्लस 13k cap, ये इसका पोजीशन दे रखा है। और इसका जो दे रखा है M2 का माइनस 6i cap प्लस 4j cap माइनस 2k cap, ये दे रखा है। और इसके बाद जो है जब इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा इसका, हम लोग ये मानेंगे कि ये टोटल जो मास होगा यहाँ पे कंसंट्रेट करेगा, टोटल मास M1 M2, और इसका जो पोजीशन होगा इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, पोजीशन को हम लिखेंगे RCM, ठीक है ना, ये R तो पोजीशन होगा, ये RCM होगा, R तो इसका पोजीशन है और ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, ये इस तरह से निकालना है। ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो जाएगा ये, तो इसका पोजीशन निकालना है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है, ये दोनों का दे रखा है ये। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग जानते हैं पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो हमारा एक तरीका है M1 प्लस M2 इंटू R सेंटर ऑफ मास, यानी यहाँ पे लिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में हम लोग क्या मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पोजीशन होता है जहाँ पे टोटल मास कंसंट्रेट करता है। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, तो यहाँ ये सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में आता है। बीच में तो नहीं, ये डिपेंड करता मास के कितना है, मास ज़्यादा है कम है बराबर, उसी के हिसाब से सेंटर ऑफ मास आता है। वेल, हम लोग ने मान लिया कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे टोटल मास हम लोगों ने मान लिया कंसंट्रेट करता है, और ये RCM पोजीशन ऑफ, ये ओरिजिन है, तो यहाँ से पोजीशन है ये, तो इनका टोटल मास और इसका पोजीशन को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक M1 R1 प्लस M2 R2 के बराबर होगा ये। ठीक है, अब ये R सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है M1 R1 M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इनका वैल्यू डाल देते हैं, तो R सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये M1 जो है ना 100 ग्राम है, ये क्वेश्चन में 100 ग्राम दे रखा है, और R1 का जो पोजीशन है ये है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप, ये तो R1 का पोजीशन हो गया। फिर ये प्लस M2 जो है ना मास, M2 जो है ना 300 ग्राम है, और इसका जो पोजीशन है ये
-6i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप, ये हमारा हो गया। और नीचे में मास जो है, दोनों को मास को प्लस कर देते हैं, तो 100 ग्राम प्लस 300 ग्राम, तो ये टोटल 400 ग्राम आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? ये आगे चलें लोग, इसको जो है जो 100 है, 100 कॉमन ले लेंगे ना, तो ये बाहर निकल आएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, ठीक। तो 100 को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 100, कॉमन निकाल लिया, और यहाँ 1 बच गया। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट खोल रहे, तो 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप, ये हमारा हो गया। और यहाँ से 100 कॉमन लिया था ये बाहर, तो यहाँ 3 बच गया, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -18i कैप, और 3 से मल्टीप्लाई करें इसको तो 12j कैप, फिर 3 से करेंगे तो -6k कैप, ये आ जाएगा हमारा। कितनी बात सुन में? ये पूरा ब्रैकेट हम लोग ले लेते हैं ये, और ये नीचे आ जाएगा हमारा 400, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ये, और 4 बच जाएगा ये। अब यहाँ पे जो है आई कैप, ये देखिए 2i कैप है और -18i कैप है, तो यहाँ से बचेगा 16i कैप, -16i कैप बच जाएगा ये 5j कैप प्लस में है, ये 12 प्लस में है, तो 5 + 12 17j कैप, तो ये 17j कैप आ जाएगा। और ये k कैप 13k कैप प्लस में है, माइनस में 6 है, तो प्लस के 7k कैप बच जाएंगे, और नीचे में ये 4 आ जाएगा ये। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आ जाएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, -16i कैप प्लस 17j कैप प्लस 7k कैप, ये हमारा आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया। तो ये एक हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड अब हम निकालेंगे अगली बार में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये तो पोजीशन आ गया, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कितना हो गया। ये बताइए कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। आ गया तो इसे नोट करिए, अगला मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो दे रखा है वेलोसिटी का भी कंपोनेंट दे रखा है, ये जो ना पहले वाले बॉडी का वेलोसिटी जो है ना 10i कैप -7j कैप -3k कैप, तो मैं इसको मिटाकर और इसका वेलोसिटी लिख देता हूँ। फर्स्ट वाले मास का, सेकंड वाले मास का कितना वेलोसिटी है वो लिख देता हूँ मैं। तो पहले वाले जो मास का दे रखा वेलोसिटी, ये दे रखा है हमारा 10i कैप -7j कैप -3k कैप, ये दे रखा है। ये वाला जो वैल्यू था पहले वाले पार्टिकल का वेलोसिटी दे रखा था, तो हमने ये लिखा 10i कैप -7j कैप -3k कैप। और दूसरे वाला जो मास है उसका इतना हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, तो 7i कैप यहाँ पे दे रखा है -9j कैप +6k कैप, ठीक है, ये इसका दे रखा है। अब हमें यहाँ पे जो है ना वेलोसिटी लेना है, ये जो मास तो इतना ही लेंगे, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का रिलेशन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या इंस्टेंटेनियस रिलेशन होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ले लिया। अब क्या बताया कि इसको करेंगे कैसे। यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन फिर से करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे जो जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है वहाँ पे टोटल मास m1 + m2, ये टोटल मास हो गया, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद m1v1 + m2v2, ये लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1v1 m2v2 अपॉन m1 + m2, ठीक। यहाँ पे m1 का वैल्यू दे रखा 100 ग्राम, और वेलोसिटी दे रखा v1 का 10i कैप, पोजीशन दे रखा है -7
जे कैप माइनस 3 के कैप, ये तो हमारा V1 का वैल्यू दे रखा है। फिर ऐसे ही M2 का वैल्यू जो है ना 300 है, और V2 का जो वैल्यू है 7i कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये हमारा वेलोसिटी V2 दे रखा है। और नीचे आ गया M1 100 है, 100 ग्राम, और ये 300 ग्राम, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है? आ रही है। 100 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 100 को जब कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारा बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, ये ऐसे आ जाएगा। ये हमारा ऐसे आ गया। यहाँ बचेगा 3, क्योंकि 100 जब कॉमन निकालिए बाहर तो यहाँ बचेगा 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चूंकि बाहर में प्लस का साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो जैसा उसी में आएगा। तो 3 7 21i कैप 21i कैप, 3 9 27j कैप, फिर 3 6 18k कैप। ठीक है, ये तो पोजीशन वेलोसिटी का वेक्टर आ रहा है, और नीचे आ जाएगा 400। ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए ये 10i कैप यहाँ पे है, 21i कैप प्लस में ये दोनों है, तो ये आ जाएगा 31i कैप। जे कैप माइनस में यहाँ पे है, यहाँ पे भी माइनस में है, तो ये 27 प्लस 7 दोनों से आ जाएगा, तो माइनस 34 जे कैप आ जाएगा। ठीक है, और ये 3k कैप माइनस में प्लस में 18 है, तो प्लस के 15k कैप बच जाएंगे अपॉन 4। ये आ जाएगा हमारा पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये वैल्यू आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये बताइए, समझ में आया? पोजीशन वेक्टर के हिसाब से हम लोगों ने किया इसको। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में एक सवाल और कराता हूं। ठीक है, यहाँ तो वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, मगर एक सवाल और कराता हूँ, फिर उसके बाद ये अगला एक क्वेश्चन हम लोग लिख दिए। क्या है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। इफ 3 point masses m1 m2 m3 are situated at the vertices of an equilateral triangle of side A, then what will be the coordinate of the center of the mass of this system? 3 मासेस है m1 m2 m3 और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हैं, उसका साइड का जो लेंथ है वो a दे रखा है, तो बताना है कि उसके सेंटर ऑफ मास का क्या कोऑर्डिनेट होगा इस 3 मास का जो सिस्टम बना हुआ उसके लिए। ठीक है, एक छोटा सा फिगर से हम लोग इसको समझते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। जैसे ये एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे सपोज करते हैं m1 मास रखा हुआ है, यहाँ m2 मास रखा हुआ है, और यहाँ पे m3 मास रखा हुआ है। इसका जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का a है, तीनों साइड बराबर होता है, कितनी बात में तीनों साइड बराबर है, तो हम लोग इसको ले लिया, यहाँ पे a है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब हम लोग सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो फिगर हम लोगों ने बनाया है प्लेन में बनाया है, एक्स एंड वाई प्लेन में होता है ना, एक लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर एक स्ट्रेट लाइन में आता है, एक प्लेन में आता है, एक्स वाई प्लेन होता है, और एक स्पेस में आता है, एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये फिगर को प्लेन में बनाया है, तो सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास अलोंग द वाई एक्सिस, ये 2 कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे। कितनी बात समझ में? सेंटर ऑफ मास अगर निकालना चाहेंगे तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो मास है इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है। ठीक, इसी तरह से m2 जो मास है उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है, और m3 जो मास है उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये हम लोग पहले लिखते हैं। ये अगर जो ये जो m1 जो है
ये तो ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे एक्स एंड वाई 0 होता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0 होगा। ये m1 का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0 होगा। m2 का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये x का तो वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू है a, इक्विलेटरल ट्रायंगल का a, लेकिन y 0 है, ये इसका यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक, और ऐसे ही अगर हम लोग m3 का लेंगे तो ये बिल्कुल बीच में आएगा यहाँ पे। तो x में जो है इसका x का जो कोऑर्डिनेट होगा a/2 होगा, x कोऑर्डिनेट, लेकिन y कोऑर्डिनेट ये इसका जो हाइट होगा, इक्विलेटर का जो हाइट होता है उसका जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, √3/2a। तो ये इसका यानी यहाँ पे ये √3/2 इंटू a के बराबर है। ठीक है, तो इन तीनों मासेस का कोऑर्डिनेट लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ 3 masses आर, ऐसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मास m1, कोऑर्डिनेट ऑफ मास m1, m1 का क्या होगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, कोऑर्डिनेट ऑफ मास m2, m2 का होगा a 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a है, ये वाला a x एक्सिस में, y 0 है। और इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ मास m3, ठीक है, ये a/2, x में a/2 होगा और y में √3/2 होगा, √3/2 a। ये समझ में आ गया। √3/2 कैसे आ गया, अगर हम लोग चाहें तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जैसे हम लोग a ले लेते हैं, ये b ले लेते हैं और इसको c ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक d ले लेते हैं अल्फ़ाबेट, तो CDA एक राइट एंगल ट्रायंगल है, CDA, ठीक है, इसका जो ये जो लेंथ है ये तो a के बराबर है, ये a/2 के बराबर है, तो CD निकालना है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, ये इसका a स्क्वायर दे दिया, AC का वैल्यू a दे रखा है, ये लिख गया, AD का a/2 का स्क्वायर कर लिया और ये CD स्क्वायर कर लिया, ये a स्क्वायर हो गया -a²/4, ये इधर सीधा ला लिया, ये CD स्क्वायर कर लिया, ये 4a स्क्वायर -a²/4 CD स्क्वायर, 4a में से 1a माइनस कर देंगे, 3a²/4 CD स्क्वायर, और अगर हम लोग रूट लेंगे तो CD इज इक्वल टू √3a²/4 और ये √3/2a, ये आ गया हम लोग √3/2a, ये वाला हम लोग ये यहाँ पे लिख दिया। कितनी बार समझ में? तो ये तो हम लोगों ने तीनों का कोऑर्डिनेट लिख दिया, तीनों पॉइंट्स का। अब हम लोग निकालते हैं सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, तो सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो आता है m1 x1 m2 x2 m3 x3, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, अब यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है, m1 का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो ये m1 x 0 हो गया, ये m2 है और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है a, तो ये a ले लिया, और यहाँ पे m3 प्लस m3, x3 कितना है, x3 जो है ना m3 का a/2 है, तो इसको हम लोग a/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 है। कितनी बात सुन में? यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा m2a, ये आ जाएगा m2a, और ये आ जाएगा m3a/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3,
ये आ गया सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ गया, ये हमारा एक हो गया, ठीक है, सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस। ये पूछा ना फाइंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, तो हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों निकालना होता है। अब मैं वाई एक्सिस का निकाल लेता हूँ, सेंटर ऑफ मास अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, वाई सेंटर ऑफ मास, तो देखो क्या लिखेंगे, m1 y1, m2 y2, m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पे जो y1 है, यहाँ पे मास 1 का, ये y1 0 है, तो m1 तो ऐसे ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। फिर m2 मास m2 तो ऐसे ही है, y2 का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे, m2 का कोऑर्डिनेट y जो है यहाँ पे 0 है। अब फिर ये m3 है, मास m3, और इसका y कोऑर्डिनेट देखिए इतना है, √3/2a, तो √3/2a, ये तो इसका हो गया, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। ये है मास m0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m3 √3/2a। तो ये हमारा y का सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग द y एक्सिस, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 3√3/2 m3a अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास अलोंग द y कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे चूंकि मास का वैल्यू नहीं दिया हुआ, m1 m2 m3 का वैल्यू नहीं दे रखा है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ है a, उसका वैल्यू नहीं दे रखा है, इसलिए हम लोग का m और a के टर्म में आंसर आ रहा है। अगर उसका वैल्यू दे देगा तो हम लोग फिर इसको डाल देंगे, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो ये थे एक दो सवाल इस कंसेप्ट पे सेंटर ऑफ मास के। आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अगला टॉपिक, ठीक है।